अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है असीर तलब और इस नॉवल को लिखा है हिबा खान ने। और नॉवल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, नॉवल अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कौन-कौन ये नॉवल ऑलरेडी पढ़ चुका है और कौन है मेरी तरह जो फर्स्ट टाइम इस नॉवल को रीड कर रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अनेक्सी में खड़ी उर्वा खुद को छोटे से आईने में देख रही थी। फौजिया बेगम ने उस पर एहसान किया था, इतना खूबसूरत सा ड्रेस उसे आज निकाह की तकरीब के लिए दे दिया था। अभी वो मजीद कुछ सोचती जब शाइस्ता भी उसे बुलाने के लिए एक मुलाजमा के हाथों पैगाम भिजवाया और उसे हवेली का आने का कहा, क्योंकि निकाह का वक्त अब करीब हुआ जा रहा था और काम बहुत सारे अभी रहते थे। और वह भी तैयार थी तो मुलाजमा के पीछे पीछे ही वो हवेली में दाखिल हुई। फौजिया खानम ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि शादी तक वो नकाब बिल्कुल भी नहीं करेगी। शॉर्ट से कामदार ब्लैक शर्ट के साथ रेड कलर का गरारा पहने, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए वो बेहद प्यारी लग रही थी। वो हवेली के अंदर दाखिल हुई तो शाइस्ता भी ने उसे जल्दी से ऊपर लड़कियों के कमरे में जाने के लिए कहा था और साथ ही उसके हाथ में जूस से भरी ट्रे थमाई थी। और वह भी शाइस्ता बी के कहने पर हाथों में ट्रे थामे ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुकी थी। फौजिया बेगम का कहना मानते हुए उसने नकाब नहीं किया था, लेकिन दुपट्टे से उसने अपना चेहरा एक हद तक छुपा रखा था। दुपट्टे का सिरा अपने चेहरे पर सिरकाते वो सीढ़ियों में चलते हुए गहरी सोच में गुम थी कि ऊपर से आते हुए आदिल खान के साथ टकराई थी। टकराती जोरदार तरीके से नहीं थी, लेकिन फिर भी आदिल से अपने चेहरे को छुपाने के गर्ज से अपने हाथों से वो ट्रे को छोड़ चुकी थी। ठा की आवाज के साथ ट्रे में मौजूद शीशे के गिलास जब जमीन पर गिर टकराए तो फ़ज़ा में एक अर्ताश पैदा हुआ था। आदिल खान ने उस लड़की को देखा जिसने उसके देखने से पहले ही जल्दी से अपने दुपट्टे को फैलाते अपना चेहरा छुपा लिया। टक्कर इतनी ज़ोर से तो नहीं हुई थी कि तुम्हारे हाथ से सारे गिलास ही छूट गए। आदिल खान ने अफ़सोस से ज़मीन पर पड़े गिलास के टुकड़ों के साथ-साथ जूस को भी गिरते देखा तो नागवारी से बोला और वह उसकी भारी मर्दाना आवाज़ पर सहम कर दीवार से लगी। जवाब दो लड़की, खामोश क्यों हो? आदिल ने अपनी नज़रें उठाकर उस लड़की की तरफ देखा जिससे कि सिर्फ़ आँखें ही नज़र आ रही थी। उर्वा की बड़ी-बड़ी आँखों पर मुकीद बड़े से चश्मे को देखते हुए आदिल खान को उर्वा की याद आई। उर्वा ने ज़ोर से अपनी आँखें मींची। दिल सूखे पत्ते की मानद खौफ से कँपकँपाया। मुझे तुम इतनी जानी-पहचानी सी क्यों लग रही हो? आदिल खान ने मशकूक नज़रों से उर्वा की तरफ देखते हुए कहा। वो बगौर उसकी बंद आँखों को देख रहा था, जैसे कुछ जाँच रहा हो। उर्वा की ज़ुबान पर कुफल पड़ चुका था। अगर वो कुछ बोलती, उसकी आवाज़ से आदिल उसे पहचान जाता। आदिल खान की नज़रों से साफ वाज़ेह हो रहा था, वो बहुत पुरसोच नज़रों से उसे देख रहा था। इसलिए चुप रहने में ही उर्वा ने अपनी खैर जानी और उसकी बात सुनकर उर्वा का धड़कता दिल मज़ीद तेज़ी इख्तियार कर गया था। क्या हम कहीं मिले हैं? अब की बार आदिल ने उर्वा की तरफ देखते हुए दोबारा से कहा था। उर्वा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते जल्दी से वो ऊपर की जानिब भाग गई थी। वो बाधा कहीं वो उससे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसके लिए उसे अपने लब खोलने पड़े। इसीलिए जल्दी से ऊपर की तरफ भाग गई थी और पीछे आदिल हैरत से उस लड़की को देख रहा था। उसके ख्याल से उसने कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछा था कि वो यूँ जवाब दिए बगैर ही भाग गई थी। अजीब लड़की है, कांच समेटे बिना चली गई। वो बुड़बुड़ाते हुए आदिल नीचे की तरफ बढ़ गया था। अपने साहिराना पर्सनैलिटी के साथ वो हर तरफ जलवे ही बिखेर रहा था। ब्लैक कलर की शलवार कमीज के ऊपर ब्लैक वेस्टकोट पहने इस वक्त वो निकाह के लिए फुल तैयार लड़कियों के दिलों पर बिजलियां गिराने का इरादा रखता था। आहिस्ता-आहिस्ता हवेली में सारे मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। सब अपने-अपने कामों में लग चुके थे। निकाह असर की नमाज के बाद अदा होना था। इस वक्त कमरे में नूर और मिशाल का हदीका हदीका बेगम हदीका का बेगम बेटी था। तो इस वक्त कमरे में नूर और मिशाल के अलावा हदीका बेगम था। मिशाल ने आमना को मना किया था घर में किसी को भी बताने पर कि वो मॉल में बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी सुल्तान शाह की बातें खौफ में मुब्तला कर रही थी। नूर का रो-रो के बुरा हाल हो रहा था। वो मुसलसल 30 मिनट से हदीका खानम के गले लग के दानियाल खान की शिकायतें लगाई जा रही थी। जिसे सुनती कभी हदीका खानम मुस्कुरा जाती तो कभी दानियाल पर गुस्सा हो जाती। मेरा बच्चा रो क्यों रही हो? मैं अभी जाके तुम्हारे पापा से शिकायत लगाती हूँ दानियाल की कि मेरी बच्ची को क्यों डाँटता रहता है। हाँ मॉम, और माइयों वाले दिन ये भी कहा कि इतने छोटे बाजू वाले कपड़े पहने हैं, अगर तुम मेरी बीवी होती मैं तुम्हारा कत्ल कर देता। चलो अब बस करो,
ورنہ شام کو نکاح ہے، ابھی سے رو رہی ہو، آنکھیں سوج جائیں گی، پھر میری بیٹی پہ میک اپ بھی سوٹ نہیں کرے گا۔ حدیقہ خانم اسے بہلاتے ہوئے بولی، مما انہوں نے مجھے ایسے بازو سے پکڑا ہوا تھا، مجھے اتنا درد ہو رہا ہے۔ نور معصوم سے اپنے بازو دکھاتے ہوئے بولی، جہاں دانیال خان کے بھاری انگلیوں کے نشان سبتے تھے۔ پاس کھڑی مشال کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ دونوں کو ہی ہمیشہ ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑائی ہوتی تھی، اور نور حدیقہ بیگم کو دو تین باتیں اپنی طرف سے لگاتے دانیال خان کی شکایت کیا کرتی تھی۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، مہمانوں کا جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ریت کی طرح وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ نکاح کا انتظام ہال میں کیا گیا تھا۔ اسٹیج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آج کا دن نور، ختیجہ، منتہا کے لیے بے حد خاص تھا۔ نور اور منتہا اس انسان کے نام ہونے جا رہی تھی جسے وہ بچپن سے چاہتی آ رہی تھی، جبکہ ختیجہ خود اپنے دل کی کیفیت سے انجان تھی۔ خوبصورت سفید کلر کے غرارے کے ساتھ بلیک کلر کنٹراسٹ دوپٹہ نور، ختیجہ، منتہا نے زیب تن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ لال رنگ کا تھا، جس پر بڑا بڑا دانیال خان کی دلہن اور زرید خان اور ایان خان کی دلہن لکھا تھا، جبکہ زرید خان، دانیال خان، ایان خان نے بھی سفید قمیص شلوار پر بلیک واسکٹ زیب تن کر رکھا تھا، جس میں تینوں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایک خوبصورت سے بیچ میں لگے سفید پردے کے دوسرے پار بیٹھا زرید خان اپنی منتہا کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس دانیال خان بہت ہی بیزاری سے بیٹھا بس جلدی نکاح کے اختتام ہونے کے انتظار میں تھا، جو کہ ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ زارون خان کی سخت گھریوں کو بھی نظر انداز کرتا دانیال بے سرا سا منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ تینوں دولہے ایک طرف بیٹھے تھے، جبکہ تینوں دولہے دوسری طرف۔ منتہا پردے کی اس پار بیٹھی اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ بیچ میں جالی دار سا پردہ تھا، اس پار زرید خان برجمان تھا۔ جالی دار سے پردے میں منتہا کا گھونگھٹ میں چھپا چہرہ دیکھنے کے لیے زرید خان بےتاب سا ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس اپنی خانم کو لے کر بھاگ جائے یہاں سے۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، تراب خان روبدار آواز میں بولا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ منتہا خان ولد وجاہت خان، آپ کا نکاح زرید خان ولد دلاور خان کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر رج الوقت پڑھوایا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ منتہا ایک نظر جالی دار پردے کے اس پار بیٹھے زرید خان کو دیکھتے بولی، قبول ہے خان، میں نے آپ کا ایسے انتظار کیا جیسے قیدی رہائی کا انتظار کرتا ہے۔ میں اپنے خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر سچے دل سے آپ کو قبول کرتی ہوں۔ قبول ہے خان، تمہیں لے کر میں بالکل پاگل سی ہوں، اتنی پاگل تمہیں کسی بچے کو چمی دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ویلکم ٹو خانم لائف میرے خانزادے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے مسکرائی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ اس کا دل چاہا جا کر زرید خان کے سینے میں سما جائے۔ اس کی محبت، اس کے 9 سالوں کا انتظار آج ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خان کی ہو گئی تھی۔ نکاح کے دوران فوزیہ خانم نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو نہ جانے کہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ نکاح پیپر پر سائن کرنے کے بعد وہ ان کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں کھو دیا تھا۔ اس وقت اسے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اس کمی کو ممانی جان اور خالہ جان کے گلے لگ کر پوری کر رہی تھی۔ لڑکیاں چاہے جتنی بھی اپنی شادی سے خوش ہوں، ماں باپ کا گھر چھوڑتے آنکھیں نم ہو ہی جاتی ہیں۔ زرید خان ولد دلاور خان، آپ کا نکاح منتہا خان ولد وجاہت خان کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر رج الوقت پڑھایا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں آج پھر سے تمہیں نکاح میں لیتا ہوں میری جان، تمہارا خان تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا، آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ قبول ہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، تمہیں دیکھ کر یوں مسکراؤں گا جیسے پہلی بار بچے کے رونے پر اس کی ماں مسکراتی ہے۔ قبول ہے۔ میں اپنے اللہ کو گواہ رکھ کر دل و جان سے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں میری جان، تمہیں دیکھ کر میری روح ہو جاتی ہے سیراب، جیسے پانی اور پیاس کا رشتہ۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، ہر طرف مبارکباد دینے کا شور مچا تھا۔ سب نے زرید خان کو مبارکباد دی۔ اب مولوی صاحب ختیجہ کی جانب آئے۔ ختیجہ کا دل دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ فرزانہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، وہ بے تحاشا خوشی کے آنسو رو رہی تھی۔ یہی حال شعیب خان کا تھا، ان کی بیٹی کا گھر بسنے جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہنے والی تھی۔ اس سے زیادہ خوشی شاید انہیں کبھی نصیب نہ ہوتی۔ ماں باپ کو اولاد کی خوشی سے بڑھ کر اور ہوتا ہی کیا عزیز ہے۔ ختیجہ خان ولد شعیب خان، آپ کا نکاح ایان خان ولد دلدار خان کے ساتھ 6 لاکھ حق مہر طے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟
मौलवी साहब की आवाज़ सुनते खतीजा को बेतहाशा रोना आया। दिमाग में फिर 1 साल पहले का वाक़या घूमने लगा जब वो किसी और के लिए दुल्हन बनी थी। शुएब खान के इशारा करने पर फरज़ाना खानम ने उसके कान में सरगोशी करके अपने सीने से लगाया, जिस पर खतीजा अपने दिल पर बड़ा-सा पत्थर रखकर लबों को हरकत देते बोली, "कबूल है। या अल्लाह पाक इस नामहरम को मेरे दिल से निकाल दे, जो भरे मजमे में मुझे सबके सामने जिसने भरे मजमे में मुझे सबके सामने रसवा किया। कबूल है ऐ मेरे रब, तू जानता है मेरे दिल की कैफियत में अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करके एक ऐसे शख्स का नाम करती हूँ जिससे मैंने हमेशा भाई सोचकर तसव्वुर किया है, उसे मेरे हक में बेहतर से बेहतरीन करना। कबूल है। मैं अपनी ज़िंदगी की दौड़ आपके हाथ में थमाती हूँ। अयान लाला से अयान जान बनने का शुक्रिया। वो खुश सोचकर खुद ही खुशी और उदासी के मिले-जुले तासुरात के साथ मुस्कुराई। अयान ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। वो मुस्कुराया, उसकी दुआ कबूल हो गई थी। फरजाना खानम शोएब खान ने अपनी बेटी का माथा मोहब्बत से चूमा। सभी बेहद खुश थे और मौलवी साहब अयान की जानिब मुतवज्जो हुए। अयान खान वल्द दिलदार खान, आपका निकाह खतीजा खान वल्द शोएब खान के साथ 6 लाख हक महर तहक किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजने के लिए, मुझे इतनी तौफीक, इतना बड़ा दिल देने के लिए। मैं बिना इसमें कोई ऐब निकाले अपनी मनपसंद औरत को कबूल कर रहा हूँ। मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं कि हर किसी से हो जाए, यह अताए खुदाबंदी है, किसी किसी को नसीब होती है। और खतीजा इससे माला माल थी। उसके वक्त में दुनिया का हसीन तरीन, खूबसूरत, इज्जत करने वाला मर्द लिखा गया था। कबूल है। तो मैं बताऊँगा कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, देख लेना तुम खुद पर रश्क करोगी और खुद से कहोगी, मुस्कुराओ ए हसीन लड़की, तुम पर मोहब्बत मेहरबान है। कबूल है। मेरे माँ के बाद तुम वाहिद लड़की हो जिसे बिना थके मैं सारी रात देख सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दिल और जान से कबूल करता हूँ अयान खानज़ादा की गुड़िया। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग इंतज़ार होता है। जितना गहरा इंतज़ार, इतनी गहरी मोहब्बत। सबने अयान खान को मुबारकबाद दी जबकि अब मौलवी साहब नूर की जानिब मुतवज्जो हुए। नूर की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। वो पास बैठी अदीका खानम के घुस के गले लगी थी। नूर खान वल्द जाहिद खान, आपका निकाह दानियाल खान वल्द जारवन खान के साथ 50 लाख हक महर राजुल वक्त पढ़वाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नूर खामोश रही। वो अपने धड़कते दिल के साथ अदीका खानम के गले लगी हुई थी। नूर बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। अदीका खानम मोहब्बत से नूर को रिलैक्स करते बोली, जो नर्वस हो रही थी। पर्दे के दूसरे पार बैठा दानियाल खान माथे पर बल डाले सख्त निगाहों से पर्दे के दूसरे पार इस टिड्डी को देखने लगा जो उसके पल्ले बांधी जा रही थी। डैड, अगर इस टिड्डी को कबूल है कहने में इतने ही नखरे करने थे तो मुझसे शादी करने का ववेला क्यों मचाया था? दानियाल खान लब नीचे पास बैठे जारवन खान के कान में बोला, जिस पर जारवन खान ने उसे घूरते हाथों पर चुटकी काटी। इस वक्त अपने जवान बेटे को थप्पड़ रसीद करके बेइज्जत नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुटकी काटना ही बेहतर लगा। बाप की घुरियों पर जब्त के पैरे खुद पर बिठाए दानियाल खान बैठा रहा। जब मौलवी साहब ने एक बार फिर नूर से पूछा, नूर खान जाहिद खान, आपका निकाह दानियाल खान वल्द जारवन खान के साथ 50 लाख हक महर राजुल वक्त पढ़वाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? डैड, नूर हदीका खानों के गले लगी पर्दे के दूसरे पार बैठे जारवन खान को पुकारने लगी, जिस पर सब मेहमानों के साथ घर के दूसरे अफराद भी परेशानी से नूर को देखने लगे, जो कि अपनी शादी से बेहद खुश थी और अब कबूल करने में इतना वक्त लगा रही थी। जी मेरे बच्चे, क्या हुआ? जारवन खान उठते पर्दे के उस पार जाते मोहब्बत से नूर से मुखातिब हुए, जिससे नूर ने हिम्मत जमा करते दानियाल खान की आतिश फिशां जैसी घूरियों को खाते में ना लाते हुए बोली, डैड, आपके बेटे से निकाह करने से मेरी पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो पूरा करेंगे तो ही हम निकाह करेंगे, वरना इन्हें कहिए अपने लिए कोई बुड्ढी ढूंढ ले। नूर घूंघट चेहरे से हटाए मासूमियत से बोली। नूर की बातें सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो कुछ के चेहरे पर बेजारियत। टिड्डी की बच्ची तुम्हारी तो अभी। दानियाल खान गुस्से से उठते कुछ गलत कहता और सामने उसके कंधे पर दबाव डालते से चुप करके बैठने को कहा। मेरी शहजादी की क्या शर्तें हैं? तुम्हें सब शर्तें पूरी होंगी, तुम्हारी सब शर्तें पूरी होंगी। पहले हमें बताएं क्या शर्तें हैं? अतिका खानम ने घूर कर नूर को देखा, लेकिन नूर अपनी मुस्कुराहट से उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई। डैड, ये लिस्ट हमने तैयार की है, आप इन्हें बोले अकेले पढ़कर साइन कर दे। नूर अपनी मुट्ठी से एक चिट्ठी निकालते जारवन खान को पकड़ाते हुए बोली। जिसे पकड़ते जारवन खान ने नूर नूर के सर पर शफकत भरा हाथ रखते दानियाल खान के पास जाके से चिट्ठी पकड़ाई।
जिसे दानियल खान ने अपने गुस्से को बमुश्किल कम करते पकड़ा और बिना पढ़े वहां से पड़े पेन को उठाते साइन कर दिया। वो जो ये ड्रामा जल्दी खत्म करना चाहता था। जालीदार पर्दे के उस पार दानियाल खान को साइन करते देख नूर मुतमईन हुई। नूर खान वल्द जाहिद खान, आपका निकाह दानियाल खान वल्द दारवन खान के साथ 50 लाख हक महर पढ़वाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। या अल्लाह जी, मुझे हिम्मत देना डायनासोर को झेलने की, मुझे महफूज रखना उनकी कहर बरसाती नजरों से। कबूल है। इस टिड्डी लड़की ने आपको दिन में तारे ना दिखा दिए ना, तो मेरा नाम बदल लेना। ऐसी ऐसी डांट पिटवाऊंगी मॉम और डैड से, फिर कभी मुझे टिड्डी कहने की गुस्ताखी नहीं करेंगे। तो कबूल है। खुश आमदीद मेरी जिंदगी में डायनासोर जी, मुझ मासूम को झेलने के लिए। नूर के निकाह कबूल करने पर सबने सुख का सांस लिया। अदीका खानम का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब मौलवी साहब दानियाल खान की तरफ मतवज्जो हुए। दानियाल खान वल्द दारवन खान, आपका निकाह नूर खान वल्द जाहिद खान के साथ 50 लाख हक महर राजी वक्त पढ़ाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो एक ही साथ में जल्दी जल्दी बोला। नूर खान दानियाल खान की बन चुकी थी। हर तरफ मुबारकबाद चलने लगी। दानियाल खान भी बेजारी थे, सबसे मुबारकबाद वसूल करता मर्दान खाने चला गया। अदीका खानम दारवन खान तो अपनी नूर के सदके वारे जा रहे थे। नूर मुंतहा खदीजा को कमरे में ले जाया गया। आज के फंक्शन में शानदार शामिल नहीं थी क्योंकि शाकरा बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस पर वो अपने आंसुओं पर पैरा बिठाए निकाह के फंक्शन में शरीक नहीं हुई। आदिल खान से टकराने के बाद उर्वा ने किचन से बाहर निकलने की बिल्कुल भी गलती नहीं की थी। उसे जैसे तैसे करके शादी तक घर में रहना था। उसके बाद वो यहाँ से जाना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। अफनान शाह को याद करते उसे बेहद रोना आता था। कितनी ख्वाहिश थी उसकी अपने भाई की शादी इंजॉय करने की, जैसे मिशाल और हानिया कर रही थी। हानिया और शादी को देखकर उसे अपनी माही की याद आई थी, उसके हर दुख सुख की साथी, जिससे बात किए बगैर उसका दिन नहीं गुजरता था। अब उससे बात किए हफ्ता हो गया था। आमना तो जुरैद खान की जगह लिए मुंतहा के साथ हर पल साथ साथ घूम रही थी। ओए नूर की बच्ची, मेरे लाला को क्या क्या शर्तें लिख कर दी हैं बता। विशाल कमरे में नूर को लाते साथ ही उसे कंधे पर थप्पड़ रसीद करते पूछने लगी। जिस तरह तुम्हारे इस बुढ़े लाला के तेवर थे, मैंने ये शर्तें लिखवाना जरूरी समझा। नूर चेहरे के दावे बिगाड़ते बोली। मुंतहा और हानिया की हंसी छूटी थी। पागल, कहाँ से मेरे लाला बुढ़े लगते हैं तुम्हें? अभी तो वो जवान है। उसका सबूत तुम्हें शादी के बाद मामा बनकर मिलेगा। हानिया की बेबाक बात पर नूर कानों की लो तक सुर्ख हुई। शट अप, मैं अभी खुद बहुत छोटी हूँ, मुझे आगे पढ़ना है बहुत, बहुत सारा। नूर फखरिया अंदाज में बोली। सारे मेहमान भी खाना खाकर अपने अपने घर जा चुके थे। अब सारे घर वाले और कुछ करीबी रिश्तेदार ही हवेली में थे। हमें भी दिखा हमारी प्यारी बहन ने क्या क्या शर्तें लिख कर दी हैं। आदिल खान दानियाल खान को अमूमन की तरह छेड़ते हुए बोला। तुम लोगों की बहन भी तुम लोगों जैसी अक्ल से खाली है। निकल यार, आदिल तंग न कर। एक वैसे ही टिड्डी पर गुस्सा आया है तुझ पर, अगर निकालूंगा सारी हड्डियां टूट जाएंगी। कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करेगी, खास तौर पर तेरी स्टूडेंट। बाज आ जा, दानियाल खान वार्निंग देते बोला। बस कर भाई, मैं मजाक कर रहा था। मेरे को अपना नक्शा नहीं बिगड़वाना तुझसे। माफ कर, पहले जा शर्तें पढ़ ले, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जिससे तू पूरी जिंदगी भी शादीशुदा होकर गंवारा रहे। आदिल खान आंख मारकर कहका लगाते मर्दान खाने से भागा था। आदिल खान की बातों का मतलब समझते दानियाल ने आंखें घुमाते अपने हाथ में पड़ी चिट्ठी को देखा और अपने कमरे में चला गया, जहां वो सुकून से थोड़ी देर आराम करना चाहता था। निकाह होते ही अयान जरूरी केस के लिए हॉस्पिटल निकल चुका था। मैं फेंकी थी, फिर कुछ डस्टबिन कमरे में आते दानियाल ने डस्टबिन में चिट्ठी डस्टबिन में फेंकी थी। फिर कुछ कमरे में आते दानियाल ने फिर से उठाई और बेड पर जाकर डस्टबिन सुलझते उसने वो पर्ची दोबारा से पढ़ने लगा। अब ये लाइन बड़ी इंग्लिश में लिखने की वजह से ना, डस्टबिन जो इंग्लिश में वर्ड लिखा उसकी वजह से सारी उर्दू की जो सेंटेंस है ना, ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि उसने डस्टबिन में वो चिट्ठी जो थी वो फेंक दी थी। वो कमरे में जैसे ही आया उसको ख्याल आते ही उस पर्ची के बारे में, तो उसने दोबारा से वो पर्ची डस्टबिन से उठाई और उसको पढ़ने लगा। पहली शर्त, आप मुझे टेडी नहीं बोलेंगे, मुझे नूर जानम बोलेंगे। दूसरी शर्त, आप मुझे नहीं डांटेंगे, अगर आपने डांट भी दिया तो मुझे अपने गले लगाकर प्यार से मनाएंगे। तीसरी शर्त, जब भी आप ऑफिस से आएंगे मेरे लिए चॉकलेट जरूर लेकर आएंगे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। मेरी बला से मर जाओ, दानियल गुस्से से कहता बाकी शर्तें पढ़ने लगा। चौथी शर्त, मुझे अच्छे से प्यार करेंगे जैसे मुकद्दम साईं हुरिया को करते थे। वर्ड दानियल ने पहली दफा यह जुबा नाम सुना था, मुकद्दम शाह। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था गुस्से से माथे की नसें उभरने लगी। उसे चिट्ठी से इस किस्म की शर्तों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गुस्से से
चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करते दानियाल ने इसे बेरहमी से डस्टबिन में डाला। जैसे पर्ची नहीं वो नूर हो। तुम्हें बताता हूँ टिड्डी, दानियाल खान से शर्तें लगाने का अंजाम। वेट एंड वॉच, तुम्हारी शर्तों की ऐसी की तैसी। वो गुस्से से कहता, अपना सादा सा काले रंग के कपड़े लेता वॉशरूम में घुसा। हद बेटा, तुमने वो शर्तें क्यों लिखी थी? अदिका खाना मोहब्बत से नूर के बाल बनाते उससे इस्तफार करने लगी। मॉम, आपके बेटे का कोई भरोसा नहीं, हमें ऐसे घूरते हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। हमने अपनी सेफ्टी के लिए वो शर्तें लिखी। अगर उन्होंने हम पर कोई जुल्म किया, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। नूर अपनी आंखें सिर पटाते हुए बोली, मेरे होते हुए मेरी शहजादी को कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, क्या शर्तें लिखी मेरी जान? अदिका खानम ने नूर के माथे पर लब रखते अपनी हंसी कंट्रोल करनी चाहिए। अभी से यही हाल था दोनों का। अल्लाह जाने रुखसती के बाद कौन कौन से दिन देखने थे। उन्होंने एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ बेटी, जैसे बहू हदीका खानम सर थाम कर बैठ गए। अभी मैं तुझे बता रहा हूँ, अपनी इस अंग्रेज मैडम को मेरी खानम से दूर रख। चिपकी रहती है पूरा दिन उसके साथ, इधर उधर आग लगती है। जुरेज अपने दिल की तरफ इशारा करते बोला, अच्छा, मेरी भला से पूरा दिल जल जाए तेरा, मैं क्यों मना करूं भला? तू अपनी खानम को मना कर भाई, मैं तो नहीं करने वाला। शनावर दोनों की नोकझोंक देखते सिगरेट के गहरे गहरे कश लेते लबों से लगा गया। वो इंतजार करते रह गया, लेकिन शादी ना आई। उसे बेचैनी से शादी इख्तिताम होने का इंतजार था, ताकि वो दादी से अपनी शादी के हवाले से बात करे। मेरी बात सुनो। मैसेज टाइम कर के सामने से सेंड किया और रिप्लाई का इंतजार करने लगा। जी कहिए, क्या काम है? 2 मिनट बाद आमना का रिप्लाई उसे मिला। कहाँ कहाँ हो? आपको क्या मतलब? जहां भी हूँ, आमना ने बेजारी से मैसेज किया। बताओ तो सही। मैसेज के लास्ट में सामने गुस्से वाले इमोजीज भेजे। मुंतहा के साथ उसके रूम में हूँ, आमना ने एहसान करने वाले अंदाज में मैसेज किया। अच्छा, पहली फुर्सत में वहां से निकलो और मिशी के रूम में जाओ, जुरैज मिलना चाहता है उससे। जुरैज को इशारा करते हुए साम खान ने तसल्ली दी। ओह अच्छा, ठीक है, कर देती हूँ ये एहसान। ओके, 5 मिनट में रोज रेज से रोज जोरेज उसके रूम में आ रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ। लास्ट में दांत निकालने वाली इमोजी भेजते हसाम बेसाख्ता हंसा। मैं पागल हो जाऊंगी, होने मैं होना नहीं चाहती। अल्लाह हाफिज। मैं हदीका आंटी के पास जा रही हूँ। अब कॉल्स करके तंग ना करिएगा, ओके? मैसेज भेजते हमना ने अपना डाटा ऑफ किया और असाम ढेरों गुस्से वाले इमोजीज उसे भेज चुका था। मेरी तारीफ करे, मैं कैसी लग रही हूँ? मुंता आंखों में चमक लिए बोली, आपकी तारीफ मेरे लफ्जों की मोहताज नहीं खाने जानम। मैं क्या करूँ, मुझे तो अपनी तारीफ सुननी है आपकी जबान से। वो दीदी लहजे में बोली, खानम तुमसे एक खूबसूरत एहसास का रिश्ता है, प्यार मोहब्बत चाहत और इखलास का रिश्ता है। तुम मेरे सुकून हो, मेरी बीवी हो। तुम्हें देखकर सुकून, सुनकर मेरी रूह सैराब हो जाती है। ये ऐसे है जैसे माँ और औलाद का रिश्ता। तुम्हें सोचकर आमद होती है खूबसूरत लफ्जों की। तुम सुकून हो मेरी, तुम्हारे खुले निजात के जजीरे हैं, तुम्हारे कूले निजात की जजीरे हैं। तुम्हारी आंखें वो तिलस्माती झीलें हैं जिनमें कई तैराक डूबकर गर्क हो चुके, जिन्हें समंदरों की गहराइयां भी न डुबा सकी। तुम्हारे बदन की कहकशां वो कहकशां है, यहाँ ब्लैक होल्स की बजाय गुलाबी होल दरियाफ्त हुए हैं। मेरा ध्यान उसी वजह से बाकियों पर नहीं जाता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें सोचता हूँ। तुम एक अलग कायनात हो, जहाँ सिर्फ खानम के खान का सुकून बसता है। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको अपने दिल के किसी एक कोने में छुपा लूं, हमेशा हमेशा के लिए। अपने मुतालिक मोहब्बत पाश गुफ्तगू सुनते मुंतहा को जी भर कर जुरैज खान पर प्यार आया। तुम्हारा ही हूँ, जहाँ रखना चाहो कबूल है। मैं तुम्हें ही तो देख देख कर जीता हूँ। मुझे शर्म आ गई खान, आप इतने अच्छे क्यों हैं? वो बेख्तियार उसके सीने में आ समाई, आंखों में खुशी से नमी उभरी। मैं अच्छा हूँ वाकई, मुझे तो आज पता लगा। जुरैज खान उसके बालों में हाथ फेरते हुए जोर से अपने सीने से लगाए कह रहा था, मोहब्बत की सबसे बड़ी राहत वो लम्हा है जब सबर आजमा इंतजार के बाद महबूब को गले लगाना। हाँ जी, बहुत ज्यादा। मुंतहा बहुत बहुत खुश नसीब है जिसे रब ने आप जैसे खूबसूरत शहजादे से नवाजा। बस बस खानम, इतनी तारीफ काफी है। बाकी कल रुखसती की खूबसूरत रात को आपको देखकर खान कुछ अजीब सा महसूस होता है। समझ नहीं आता कि जान आती है या निकल जाती है। मुंतहा की बात पर जुरैद खान खुलकर मुस्कुराया। खानम, ये एहसास जल्दी खत्म हो जाता, सिर्फ आज की रात। कल से तुम मेरी
कल से तुम मेरी हो, तुम्हारा ये फासला खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आधा घंटा मुंतहा उसके सीने पर सर रखे सुकून हासिल कर रही थी। आज हफ्ता था, आज बारात थी। नूर रुखसत होकर दारबन खान मेंशन जाने वाली थी, जबकि मुंतहा और खतीजा हवेली में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में रुखसत होने वाली थी। पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे जो बेहद खूबसूरत माहौल पैदा कर रहे थे। सब मुलाजमीन मेहमानों को संभालने में मसरूफ थे, जबकि लड़के बारात को ले जाने में और लड़कियां बारात के वेलकम की तैयारियों में मसरूफ थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी, हर किसी ने अपना ही शोर मचाया हुआ था। सब अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में लगे हुए थे। कमरे के अंदर का माहौल भी हवेली जैसा था। सब लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में मगन थी। किसी का हेयर स्टाइल रहता था तो किसी की ज्वेलरी। हर कोई अपनी तैयारी वक्त पर मुकम्मल करना चाहते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं। मिशाल कमरे में दाखिल होते मुंतहा नूर और खतीजा को देखते बोली। इसमें कोई शक नहीं था कि वो तीनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख रंग का भारी लहंगा, हल्का हल्का मेकअप तीनों के हुस्न को चार चांद लगा रहा था। इस वक्त सुर्ख लहंगे में सर से पैर तक सजी तीनों आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। मुंतहा ने उसे देखा, जो पीच कलर की भारी मैक्सी में हमरंग ज्वेलरी और चूड़ियां बालों को खूबसूरती से जूड़े में कैद किया हुआ, वो बेहद हसीन लग रही थी। और कुछ पार्लर वाले के माहिर हाथों ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शांदे के दरवाजे के करीब खड़े होते हुए कहा तो सबने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा। तुम आ गई? हानि चीख मारते हुए उसके गले लगी। कमरे में मौजूद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारी बेस्टी का घर है। आगे बढ़कर मिशाल ने उसके गले लगती हुई कहा। तो मिशाल की बात पर शांते भी मुस्कुरा दी। नारंगी और गोल्डन कलर का लहंगा पहने, नारंगी कलर का दुपट्टा जिसके किनारों पर गोटे का काम हुआ था, कानों में गोल्डन कलर के एयरिंग जिनमें नारंगी रंग के नग लगे हुए थे पहने, माथे पर बिंदिया लगाए, शांते बेहद खूबसूरत लग रही थी। शांति सबसे मिलती साथ हानिया के साथ खड़ी होगी। अच्छा अच्छा, मैं ये कहने आई थी, अगर कुछ चाहिए तो बता दे। मैं बारात के वेलकम के लिए नीचे जा रही हूँ, क्योंकि जुरैज लाला, अयान लाला, दानियाल लाला की जेब भी खाली करनी है। मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैं बहुत अमीर बनने जा रही हूँ। ऊपर आने में टाइम लग जाएगा। मैं हानि नीचे होंगे, अगर कोई काम हो उर्वा को आवाज लगा देना। मेरी तरफ से आपने लाला को, अपने लाला का पूरा वॉलेट, अपने लाला को पूरा लूट लो। इतना कंगाल करो, एक रुपया भी इनके पास ना बचे। फिर जब मुझसे मेरी सलामी के पैसे मांगेंगे, मैं नहीं दूंगी। नूर अपनी सुर्ख नाक फुलाए बोली, जिस पर भारी नथनी उसने पहनी हुई थी। नूर के शगुफे छोड़ने पर कमरे में लड़कियों का बेसाख्ता कहका गूंजा था। नूर थी ही ऐसी, किसी भी वक्त कोई भी बात कह देती थी। इसलिए तो दानियाल उससे सख्त चिढ़ता था। उसकी टिड्डी के पास अक्ल ही नहीं होती थी तो क्या ही बात होती। उसकी टिड्डी के पास अक्ल ही नहीं थी, होती तो क्या ही बात होती। नूर ने खफकी से मिशाल, खतीजा और मुंतहा को घूरा जो हंस कर लोटपोट हो रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कंगाल कर दूंगी लाला को। मेरी जान, तुम टेंशन न लो। मिशाल मुस्कुराते हुए मुंतहा को आंख मारते नीचे को भागी थी। साथ में उसके पीछे हानिया भी शांते को अपने साथ घसीटते नीचे भागी। एक बात तो बताओ नूर। जी मुंतहा, आप ही पूछे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? मेरी जान, पहले मिशाल बेचारे की बारी तो आ लेने देती। माम ने कहा था इनसे शादी कर लो, वरना वो किसी दूसरी लड़की को लाकर मेरे सर पर बिठा देंगे। फिर मैंने भी हामी भर दी। नूर मासूमे से आंखें पिटपिटाते हुए कहने लगी। अच्छा किया। अब ये बताओ, स्टडी कब कंप्लीट करोगी? तुम्हारी तो अभी फर्स्ट ईयर के पेपर होने वाले हैं ना, एक महीने बाद। मॉम ने डायनासोर से पूछा था, मेरी बेटी शादी के बाद भी पेपर देगी, आगे पढ़ेगी। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे पढ़ सकती हूँ। मॉम ने कहा, अगर दानियाल ने आपको मना किया मुझे शिकायत लगाना, मैं अच्छी वाली क्लास लूंगी। नूर अपने सफ़ेद दांत निकालते आंखों में चमक लिए बोली, आने वाले वक्त से बेखबर। खदीजा ने एक नज़र अपने हाथों पर लगी अयान खान के नाम की मेहंदी को देखा और एक नज़र आईने में नजर आते अपने आप से, बहुत प्यारी लग रही हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई परी, कोई हूर। जुल्फ, होंठ, बाल, बल खाती कमर, सरापा बदन। मुझे ऐसे ही नशों की आदत है। गुड़िया, मैं पारसाई का नाटक नहीं करता। बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। खुदा बद नज़रों से महफूज रखे। कानों में अयान खान की गंभीर भारी आवाज़ पड़ी तो खतीजा ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर्क करते गहरी सांस भरी। अपनी गर्दन पर पड़ती गर्म सांसें वो कसमसा कर अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। अयान उसके कान की जानिब झुके उसके कान में सुर फूंक रहा था।
आप कब आए? व्हील चेयर को मोड़ते अयान ने उसे अपने सामने किया। ब्राउन कलर के लहंगे के ऊपर भारी सफ़ेद मोतियों से भरा कामदार लहंगे के साथ चेहरे पर बेहद खूबसूरत मेकअप लगाए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जो तैयार होकर सीधा अयान खान के दिल में उतर रही थी। इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? मेरी नीयत खराब हो रही है। बालों को जूड़े में मुकीद किए, खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए, दुपट्टे को सेट किया गया था। चेहरे पर दो आवारा लुट एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। आप यहाँ क्यों आए? कोई आ जाएगा, क्या सोचेगा? बहुत सारे मेहमान आए हैं, जाएं यहाँ से। आने दो बीवी को मेरी, शोहर हूँ तुम्हारा। कोई बड़ी या हैरत में जाने वाली बात नहीं। बीवी हूँ, बीवी हो मेरी। ये अल्फाज एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में पैदा कर गए। घबराओ नहीं, जा रहा हूँ, बस देखने आया था। मेरी गुड़िया वैसे भी मेरी ही हो, वो उसके माथे पर शिद्दत से बोसा देते बोला। एक मोहब्बत पाश नज़र उसके पूरे वजूद पर गाड़े वो कमरे से निकल चुका था, रात को फुर्सत से अपनी गुड़िया को देखने का सोचकर। अपने सुर्ख लिपस्टिक से भरे लबों पर जुबान फेरते वो नज़रें झुका गई। प्याजी रंग की साड़ी पहने, जिस पर सिल्वर कलर का काम हुआ था, काले घने बालों के दरमियान से मांग निकालकर स्ट्रेट करके पीछे कमर पर खुला छोड़ा था। गले में खूबसूरत सा नेकलेस के साथ हम रंग बालियां पहने, लाइट मेकअप किए, साड़ी का पल्लू अपने हाथ में था, थामे वो सज धज कर कई नज़रों का मरकज बन रही थी। अधिका खानम ने तो आमना की हजार बार नज़र उतार चुकी थी। कोई भी उसके बारे में पूछता, अधिका खानम उसे अपनी फैमिली मेंबर्स कहकर ही मुतरादिफ करवाती थी। अपने क़यामत खेज बिजलियां गिराते हुस्न से लापरवाह सीढ़ियां चढ़ती मुतलाशी नज़रों निगाहों से मिशाल को तलाश कर रही थी। मुंतहा के सैंडल उसने कहीं रख दिए थे जो कि उसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुंतहा ने आमना को उसे बुलाने के लिए भेजा था। उफ, कहाँ है मिशी? किधर ढूंढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी वो इधर उधर निगाहें दौड़ाते मुंह में बुड़बुड़ाई, सर झटकर दाएं जानिब राहदारी की जानिब कदम बढ़ाए, मगर जल्दी में आंधी की तरह आते हसाम खान अपने मोबाइल में गुम तेज तेज कदम लेता आमना के नाजुक वजूद से टकराया। इस जोरदार टक्कर पर आमना की चीख बेसाख्ता थी। अभी वो लड़खड़ाकर नीचे गिरती के हसाम ने हड़बड़ाकर अपना दायां कसरती बाजू को आमना के कमर के गिर्द लपेट कर उसे अपनी जानिब खींचा। इस अचानक होती अफ्ताज पर दोनों की धड़कनें बेहंगम हुई थी। जिंदगी में पहली बार हसाम खान को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। बाएं हाथ में मौजूद मोबाइल हाथ से छूटता जमीन बोस हुआ। अपने दोनों बाजू आमना की कमर के गिर्द लपेटते उसे अपने करीब किया। नज़र बेखुद सी होती आमना के खूबसूरत नकूश पर अटकी, जो कि पार्लर वाली ने बहुत ही महारत से मजीद उसके नकूश को निखारा था। नजरें सख्ती से मीठी आंखों से होती कपकपाती गुलाब सी नाजुक पंखड़ियों पर ठहरी। कमर से सरकता हाथ चेहरे के पास आया। उसके पिंक लिपस्टिक से भरे लबों पर अपना अंगूठा नरमी से फेरते हसाम खान उसे होश की दुनिया में ला पटका। आमना ने झट से अपनी आंखें खोली। हसाम खान का हसार तोड़ते वो उससे दूर हुई। आसपास बहुत सारे मेहमान मौजूद थे। शुक्र है इस वक्त किसी की नज़र उन दोनों पर नहीं थी, इसलिए वो हसाम खान का हिसार जल्दी से तोड़ती उससे थोड़ा दूर हो गई। अपने चेहरे पर हार फेरते हसाम खान ने अपने उमड़ने वाले जज्बात पर काबू पाया, जो कि आमना को देखते बेतरतीब से हो रहे थे। काले घने बालों में हाथ फेरते गहरी निगाह आमना के होश रुबा सरापे पर डाली। नजरें आमना के चेहरे पर गई तो हसाम खान के लब मुस्कुराए। आंखें नहीं हैं आपके पास? देखकर नहीं चल सकते? अंधे हो गए हैं? अपनी साड़ी का पल्लू सेट करती वो गुस्से से बोली। मैडम, ध्यान से, तुम नहीं चल रही थी। मैं बिल्कुल ठीक ही जा रहा था, अपने रास्ते में। तुम्हें ही शौक है मुझसे टकराने का। हसाम नीचे गिरा मोबाइल उठाते उसे घूरते बोला। ओह हेलो, मैं बिल्कुल ठीक जा रही थी। आप खुद ही बेध्यानी से चल रहे थे। लड़कियां देख देख कर अपनी आंखें भी खराब कर ली हैं। हाँ, दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। मैं पूरी जिंदगी मजनू लेका के साथ नहीं गुजार सकता। अपने मोबाइल के टूटे हुए स्क्रीन पर नजर दौड़ाते वो लब दबाए बोला। करके तो दिखाएं, मुंह ना तोड़ दूं। मुझे तलाक देकर जिससे करनी हो कर लेना। जब तक मैं आपके निकाह में हूँ, किसी को सोचने का तसव्वुर भी ना कीजिएगा। मुझे अपनी चीज़ों में शराकत पसंद नहीं है। वो सुर्ख चेहरे के साथ अपनी दरमियानी उंगली उठाए हसाम खान को वॉर्न करने लगी। चेहरे पर गुस्सा साफ आया था। आइंदा तलाक जैसा लफ्ज़ ज़बान पर न लाना आमना हसाम खान, वरना जान ले लूँगा। मैं कभी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, चाहे तुम मजनू लेका बनो या कन चना हो। तो तुम हसाम खानजादा की जो चीज़ हसाम खानजादा की होती है, वो सिर्फ उसकी रहती है। वो उसे किसी के लिए नहीं छोड़ता। आई समझ? वो मुश्किल गुस्से को खुद खुद को गुस्सा करने से बाज रखते बोला।
हटे मेरे रास्ते से पैदाइशी पागल इंसान। मुझे और भी बहुत काम है आपसे बहस करने के अलावा। और ये जो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे हैं, ऐसे ना देखें, नजर लग जाएगी। अपनी एक हथेली असाम खान के सीने पर रखे उससे हल्का सा धक्का देते उसके बिल्कुल करीब से निकलती मदीहा के कमरे की जानिब बढ़ गई। असाम, पता नहीं अभी क्या लिखा, मदाह के कमरे। असाम खान ने दाद देने वाले अंदाज में आईब्रो उचकाकर आमना के चलती हुई जबान के जौहर देखे और फिर सर झटक कर मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। दानियाल खान अपनी गाड़ी के सामने खड़े नूर का इंतजार कर रहा था। तभी असाम खान कुरान पाक के साए तले उसे लाते हुए दिखाई दिया। घूंघट में छुपे चेहरे को देखते दानियाल ने सख्ती से उसे घूरा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी हील पहने बमुश्किल हदीका खानों पर मिशाल के सहारे चल रही थी। 10 मिनट में तो आहिस्ता आहिस्ता चलकर नूर मैडम गाड़ी तक पहुंची। दानियाल ने बेजारी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा उसके लिए खोला, जिसमें हसाम ने नूर को बिठाया। नूर के गाड़ी में बैठते ही दानियाल अपनी सीट पर आकर बैठा। हाथ के इशारे से सबको सलाम करता वो गाड़ी जन से भगा ले गया। जबकि हदीका खानम भी सबसे मिलती अपनी गाड़ी में दारबन खान के साथ बैठी, जबकि मिशाल, आमना, हानिया, शांदे ड्राइवर चचा के साथ दारबन मेंशन की जानिब रवाना हुई। मुंतहा और खतीजा को तो एक कमरे से रुखसत होकर दूसरे कमरे में जाना था। हानिया और शांदे के बारात एंजॉय करके वापस आ जाना था। शांदे ने कब से खुद को शनावर खान की नज़रों से बचाए रखा था और वह सबके बीच खड़ी नम आंखों से सबको देख रही थी। काश वो भी अपने भाई की शादी ऐसे एंजॉय कर पाती। तो उसके घर से निकलने के बाद क्या हुआ क्या नहीं, वो नहीं जानती थी। लेकिन एक अनजाना सा खौफ, डर दिल पर पहरा बैठाए हुए था। अफनान को अगर पता लगा उसकी गुड़िया घर से भाग गई, उसका मान भरोसा सब खत्म हो जाएगा। जुरैद खान, शनावर खान, दानियाल खान, आदिल खान, हसाम खान, अयान खान सब ने अपने लिए सेम शॉपिंग की थी। पांचों इस वक्त सफ़ेद रंग के कॉटन की कमीज शलवार पर डार्क ब्राउन कलर के वेस्ट कोट पहने, हाथ की कलाई पे ब्रांडेड घड़ी, पैरों में पेशावरी चप्पल में मलबूस थे। दानियाल खान की बारात हार्बन मेंशन जाने के लिए तैयार थी। शनावर, जुरैद, आदिल, हसाम, अयान खान एक ही गाड़ी में जा रहे थे, जबकि दानियाल खान को नूर, मिशाल, हदीका खानम की गाड़ी में धकेल दिया था, जिस पर दानियाल का काफ़ी मूड बिगड़ा था। हाय, पता नहीं कब हमें भी गोल्डन नाइट मनाना नसीब होगा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। आदिल खान अफसोस ज़दा सा मुंह बनाते हुए बोला, बेटा तू अभी छोटा है, मेरे पहले मेरी होने दे, तुझे अपनी फिक्र पड़ गई। शनावर खान आंखें छोटी करते बोला, लाला आपने बूढ़ा हो जाना है, आपको मुझे चाचू बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको जल्दी से चाचू बना दूँ। शर्म कर ले, बड़े भाई के सामने बकवास करते तेरे को ज़रा शर्म नहीं आती। शर्म किसे कहते हैं लाला, इसे जो तुम में नहीं है। सबका कहका बेसाख्ता गाड़ी में गूंजा था और ये खूबसूरत मंजर हसाम खान ने अपने मोबाइल में तस्वीरें लेकर कैद किया। नूर चुप कर जाओ वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। कब से फ्रंट सीट पर बैठी नूर के रोने से तंग आता दानियाल खान झिलझिलाते हुए बोला, मेरी शादी हो रही है, थोड़ा सा तो रोने दें। ड्रामों में भी तो लड़कियां ऐसे ही रोती हैं। तुम खुद ही एक ड्रामा हो। अगर अब तुम्हारी रोने की मुझे आवाज़ आई, चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा। आप मुझे अभी से मारने पर तुले हैं। मैंने शर्तें क्यों रखी थी, देख लें, इसी वजह से रखी थी। हर वक्त मुंह से आग निकालते रहते हैं। कभी तो प्यार से मुझसे बात की हो। अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। शोहर मिला तो पसंद का, लेकिन शक्ल तो करेले की तरह हमेशा कड़वी बनाकर घूमते हैं। मुंह से 2 मिनट बाद मुझे देखकर आग निकालते हैं। अब मैं रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी। नूर की बात सुनते दानियाल ने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाया, जिससे नूर लड़खड़ाती हुई दानियाल के सीने से लगी थी। नूर की पटर पटर चलती जबान को ब्रेक लगा। क्या कह रही थी तुम, अब बोलो। मैं कुछ नहीं कह रही थी, आप बहुत अच्छे हैं। दानियाल की सुर्ख होती आंखों को देखते नूर बामुश्किल बोली, जो उसके सीने का हिस्सा बनी हुई थी, मेरा मुंह तुम्हें करेले की तरह कड़वा लगता है। नहीं, हम मजाक कर रहे थे, छोड़े हमें वरना हम गाड़ी से कूद जाएंगे। अपनी कमर पर दानियाल खान के मजबूत हाथों को महसूस करती बामुश्किल बोली, शौक से कूद जाओ, मेरी जान छूटेगी तुमसे। देखें, हम मरना नहीं चाहते, आज हमारी बारात है, छोड़ें हमें। दानियाल ने अपनी हाथों की गिरफ्त हल्की करते नूर को छोड़ा, जिस पर अपना सांस बहाल करती नूर सीट से टेक लगाए गहरे गहरे सांस लेने लगी। आज रात में तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। वो शौक था ना मुझसे शादी करने का, तुम्हारे इस शौक को एक ही रात में ख़त्म कर दूंगा। जितना तुम्हारा कद है, जुबान भी इतनी चलाओ टिड्डी। दानियाल की बातों पर सुर्ख होती नूर शर्मिंदगी से चेहरा झुका गई। क्या हुआ, अभी से सुर्ख पड़ रही हो? शादी भी तो तुमने इसीलिए ही की है, पीछे शर्माने का ड्रामा
दानियाल खान माथे पर बल डाले बोला, मैं मॉम को बताऊंगी, आप मेरी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। गुस्से भरी आवाज़ दानियाल खान की सुनती नूर उसे अधिका खानम की धमकी देने लगी। क्या बताओगी मॉम को? नूर को बाजू से पकड़कर दानियाल ने उसका चेहरा अपने बेहद करीब तक किया कि नूर बखूबी उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। यही कि आप मुझसे गंदी गुफ्तगू कर रहे थे गाड़ी में। अभी तो सिर्फ गुफ्तगू की है, जब बेबाकी की सारी हदें पार करके तुम पर काबज़ होगा ना, तुम सब मॉम को बताना, शौक से बताना। मैं तो कहता हूँ वीडियो बनाकर भेज देना। अगर तुम में ज़रा सी भी अक्ल होती टिड्डी, तुम इस किस्म की फजूल बकवास ना करती। देखिए, आप मुझे डांट रहे हैं, आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे। अब आप मुझे नहीं डांट सकते। नूर आंखों में आंसू लिए मध्यम लहजे में बोली। दानियाल खान की नज़र नूर के सुर्ख लबों पर गई, जिसे बेहद खूबसूरती से सुर्ख लिपस्टिक से रंगा गया था। तुम्हारी शर्तों की तो ऐसी की तैसी, शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। मैंने कोई बंदूक नहीं थामी थी, तुम्हारे तानी थी तुम्हारे सर पर। मुझसे शादी करो। अब चुपचाप बैठी रहो। अगर मुझे थोड़ी सी भी तुम्हारे रोने की आवाज़ आई टिड्डी, मेरे हाथों कत्ल होएगी। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है तुम्हारे इस 2 नंबर रोने की एक्टिंग की वजह से, समझी? दानियाल एक ही जस्त में इसे खुद से दूर करता धाड़ा। नूर सहमते हुए अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकी रोकने लगी और दिल ही दिल में घर जाकर हदीका खानम को शिकायत लगाने का सोचने लगी, जबकि दानियाल एक गुस्से भरी नज़र नूर पर डालते गाड़ी स्टार्ट कर गया और नूर ने दोबारा रोने की गुस्ताखी नहीं की। रावण मेंशन पहुंचते दानियाल खान गाड़ी से उतरते नूर के लिए दरवाज़ा खोला। टिड्डी उतरो, घर आ गया, दानियाल खान सख्ती से बोला। नूर मुंह बसूर कर चेहरे को ढांपने और सफ़ेद चादर को ऊपर करते दानियाल को देखने लगी, जिसके तेवर ही अनोखे लग रहे थे। टिड्डी मत बोले, वरना वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी टिड्डी? नूर के आगे कुछ बोलने से पहले ही दानियाल ने उसकी ज़बान बंद कर दी। कुछ नहीं, नूर ने खफगी से अपने रुख मोड़ते सफ़ेद चादर को वापस अपने चेहरे पर किया और गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन बड़ी हील पहनने की वजह से उसके कदम लड़खड़ाए। इससे पहले कि वो गिरती, दानियाल उसे बाजू से थाम चुका था। जूते भी ऐसे पहनो कि तुम कंफर्टेबल होकर चल पाओ। अपने से बड़े बड़े काम मत किया करो लड़की, मुझे बहुत चिढ़ होती है। उसका बाजू थामे सख्ती से बोला। नूर माथे पर तेवर डाले अपना हाथ दानियाल की गिरफ्त से छुड़वाने लगी, जो कि उसके बस की बात नहीं थी। दानियाल खान की गाड़ी को देखते हानिया, मिशाल, शांते, आमना करीब आई और नूर को लेते घर के अंदर चली गई। दानियाल खान बाकी खानजादों के साथ हॉल में चला गया। इस वक्त सब लोग हॉल में मौजूद थे। नूर के साथ मुख्तलिफ किस्म की रस्में की जा रही थी, जिनमें जारवन खान की बहनें और भाभियां भी शामिल थीं। मोम सुने नूर पास बैठी अदीका खानम को कोहनी मारते हुए बोली, हाँ बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? अदीका खानम परेशानी से बोली, मोम वो दानी ने मुझे फिर से डड्डी बोला। नूर रोंदी आवाज़ में कहने लगी, अच्छा मेरी जान, अब रो मत। सब देख रहे हैं, सबके जाने के बाद मैं और तुम्हारे डैड उसकी अच्छी वाली क्लास लेते हैं। अब बिल्कुल चुप कर जाओ। देखो, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अदीका खानम उसके कान के करीब झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, क्योंकि सब लोग उनकी जानब ही देख रहे थे। पक्का ना मॉम? नूर उम्मीद भरी नज़रों से उसकी जानब देखते हुए पूछने लगी, जिस पर हदीका खानम ने हामी में सर हिलाया। शान से हानिया और मिशाल बैठी आपस में गुफ्तगू कर रही थी। आमना उदास उदास सा चेहरा लिए हदीका खानम के साथ बैठी थी। मुंतहा के साथ उसका काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा था, लेकिन उसे मजबूरन जारवन मेंशन आना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास थी। शनावर खान हाथ में मिठाई की डिब्बियाँ पकड़ते हॉल में दाखिल हुआ, जब नज़रें हानिया के साथ बैठी शांदे पर पड़ी। बिना पलके झपके शनावर उसे इश्तियाक भरी नज़रों से देख रहा था। फिर सर झटकते वो किचन की जाने बढ़ गया, मिठाइयों के डिब्बे रखने के लिए। हानिया नूर के साथ बैठी बातें कर रही थी, जब शांदे ने उसे पुकारा। हाँ, क्या हुआ, कुछ चाहिए? हानिया उसकी जाने मतवज्जो होते हुए बोली, नहीं यार, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो। शांति बेजारी से बोली, वो देख, बिल्कुल सीधा रास्ता है, इधर से सीधा सीधा जाओ, फिर दाएं जाकर मुड़ जाना, सामने ही वॉशरूम है। मैं ज़रा नूर के साथ बैठी बातें कर रही हूँ, अभी कुछ देर में जाना है, कोई भी नहीं है, परेशान ना हो, तुम आसानी से चली जाओ। हानिया उसे रास्ते दिखाते हुए बोली। शांति से घूरते हुए बाजू पर थप्पड़ मारते हानिया के बताए हुए रास्ते पर वॉशरूम की जाने बढ़ गई। हानिया को नूर के साथ बैठे बातें करते देख उसे हानिया को डिस्टर्ब करना मुनासिब न लगा, तो इसलिए वो बिना कुछ बोली खुद वॉशरूम की जाने बढ़ गई। उफ यार, एक तो हानि ने भी पता नहीं कहाँ भेज दिया, वॉशरूम ही नहीं मिल रहा। शांति पहली दफ़ा आई थी, इस वॉशरूम ही नहीं मिल रहा था। उसे हानिया पर गुस्सा भी आ रहा था। शांति को एक रूम नज़र आया जिसका दरवाज़ा खुला था। उफ, शुक्र है
कोई रूम मिला। शानदे बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हो गई और सीधा वॉशरूम चली गई। वो जो अभी अभी ड्रेसिंग रूम से निकला था, शानदे को जल्दी में वॉशरूम जाते देख वो मुंह खोले शानदे को देखने लगा, जिसने उसे देखा ही नहीं था। शनावर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और वो वहीं ही खड़ा अब शानदे के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। ये शुक्र है कुछ बेहतर लगा। शानदे अपना हाथ टिश्यू से साफ करती बोलती बाहर आई। उसकी नज़र अभी भी शनावर पर नहीं पड़ी थी। इससे पहले कि वो रूम से बाहर निकलती, शनावर ने उसे पुकारा, शानदे। अपना नाम सुनते शानदे ने हैरत से पीछे की तरफ देखा। यहाँ शनावर खान को बिना कमीज के बुनियान में खड़े देख शानदे फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी और यकीन करने लगी कि शनावर खान उसके सामने है। क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि मुझसे ही आंखें नहीं हट रही? शनावर चलता हुआ शानदे के पास आया तो शानदे ने हड़बड़ाते जल्दी से अपनी आंखें मींची। आप आप शानदे ने अटकते हुए बोली। हाँ मैं। शनावर ने शानदे के पास आते उसके कान के पास झुकते गंभीर लहजे में कहा तो अपने इतने पास शनावर की आवाज़ सुनते झट से शानदे ने आंखें खोली थी। शानदे और शनावर की आंखें टकराई थी। कई लम्हा दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और शानदे मजीद शनावर की आंखों में जज्बात का समंदर देखते नजरें झुका गई। मुझे जाने दें। अगर ना जाने दूं तो? शनावर मजीद शानदे के करीब हुआ तो शानदे ने अपने कदम पीछे को लिए। सहमी आंखों से शनावर को देखा। शानदे को कदम पीछे लेते देख शनावर मुस्कुराते अपने कदम फिर शानदे की तरफ बढ़ाए तो शानदे ने फिर से अपने कदम पीछे लिए। ऐसे ही शानदे अपने कदम पीछे लेती दीवार के साथ जा लगी। आप कमीज तो पहन ले, शर्म नहीं आती आपको? शानदे ने नजरें झुकाए ही कहा तो शनावर का दिल किया शानदे को मजीद तंग करे। कमीज तो गंदी हो गई है, अब कहाँ से पहनूं? तो कुछ और पहन लें, ऐसे बिना कमीज के घूमते शर्म आनी चाहिए। शानदे ने शनावर खान के एक साइड से निकलना चाहा तो शनावर ने वहां भी बाजू रख दिया। शानदे ने फिर से अपनी नज़रों से शनावर की तरफ देखा। उसे डर था कि अगर किसी और ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? स्वीट हार्ट कुछ पल हमें भी दो, तुम्हें जानने के लिए कुछ हमें जानो, आगे चलकर काम आएगा। शानदे ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर शनावर को देखा। कौन सा काम? मैं समझी नहीं। समझ जाओगी जल्दी ही, अभी तुम्हें मजीद देखना है। शनावर खान की गंभीर आवाज़ सुनते शानदे से धक्का देते बाहर जाने लगी तो एकदम रुकी। शानदे ने अपनी आंखें जोर से मीची। प्लीज़ जाने देना, शानदे ने धीमी आवाज़ में कहा तो शनावर को हंसी आई थी। लेकिन मैंने तो पकड़ा ही नहीं, जाने क्या दूँ? शनावर की आवाज़ सुनते शानदे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़रें अपने दुपट्टे पर पड़ी जिसका टसल सोफे के साथ फंस गया था। शनावर का कहका गूंजा था। तो आप ये सोच रही थी कि मैंने पकड़ा है? शनावर की बात सुनते शानदे को ढेरों शर्मिंदगी हुई। वो अपना दुपट्टा सोफे में फंसे कील से आज़ाद करती वहां से भागी थी और उसके भागने की स्पीड देखकर एक दफ़ा फिर कमरे में शनावर का कहका गूंजा था और शानदे धड़कते दिल के साथ बाहर आते गहरे गहरे सांस लेते उसकी हालत को बेहतर करने लगी ताकि किसी को शक ना हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।